नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता तथा देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो मैंने आपको विस्तार से समझाई थी, जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है। जितनी भी लिपियां विश्व में मौजूद हैं, तो देवनागरी लिपि को हम सबसे वैज्ञानिक लिपि जो है वो मानते हैं। उसकी विशेषताएं अन्य लिपियों से अलग हैं, हटकर हैं। यही कारण है कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। परंतु अब भी देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता है। हमें इसकी कमियां भी देखनी है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। हमने विशेषताएं तो बता दी, इसकी खूबियां तो बता दी। निसंदेह बहुत सी खूबियां देवनागरी लिपि में हैं, परंतु इसकी कुछ कमियां भी हैं। जब तक हम उन कमियों को उजागर नहीं करेंगे, उसके सुधार के उपाय नहीं करेंगे, तब तक देवनागरी लिपि को पूर्ण रूप से हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सुधार के उपाय हैं और कौन कौन से प्रयास जो हैं किए गए हैं, उसके जिक्र आज हम करेंगे। तो देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास तथा देवनागरी लिपि का मानकीकरण रूप, उसको लेकर आज मैं आपके समक्ष वाचित करने जा रहा हूं। तो देवनागरी लिपि जो है उसमें कमियां क्या क्या है। जब 1949 में देवनागरी लिपि को अपनाया गया, उसके बाद अनेक प्रयास जो हैं देवनागरी लिपि के सुधार के हुए हैं। तो कौन कौन से प्रयास किए गए और कौन कौन से प्रयास हमारे सफल रहे, अभी तक और कितने प्रयास करने की आवश्यकता देवनागरी लिपि में है, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि देवनागरी लिपि में क्या क्या प्रयास किए। तो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नहीं है, होने चाहिए। एक ध्वनि के लिए एक तरह का चिन्ह जब तक नहीं होगा, तब तक हम देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि नहीं मान सकते। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। तो देवनागरी लिपि जो है उसमें बहुत से वर्ण ऐसे हैं जिसमें दुविधा है, दो वर्ण है। जैसे अ है, अण है, झ है। दो वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। अ का प्रयोग जो है मैं आपके समक्ष यहां पर बता रहा हूं। अ जो है इस तरह से, अ का प्रयोग जो है वो इस तरह से किया जाता है। पहली पुस्तकों में आप देखेंगे अ जो है इस तरह से लिखा जाता था। इस तरह से ये अ बन गया। इस तरह से लिखा जाता था। उसके बाद अण जो है इस तरह से लिखा जाता था, अण। झ जो है आपने देखा इस तरह से लिखा जाता है, झ। तो इनमें दुविधा है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि इनको, ये जो आप प्रचलित हो गए हैं, इनको पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, और ये स्वीकार भी कर लिया है। आज कल जो है हम इनका प्रयोग ना के बराबर करते हैं, या बिल्कुल कम करते हैं। इनका प्रयोग जो अण और झ जो है इस तरह से प्रयोग जो है होने चाहिए, ताकि एक ही ध्वनि के लिए एक तरह का चिन्ह जो है हमारी देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो। उसी तरह से र का प्रयोग जो है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। र जो है वो चार तरह से र का प्रयोग किया जाता है। जैसे र है, र का प्रयोग जो है कभी जो है ट्रेन में, प्रेम में, ठीक है, प्रेम में इस तरह से किया जाता है। उसके बाद फर्श में यूं किया जाता है, भ्रम में नीचे लगाया जाता है। तो ये चार तरह का र का प्रयोग जो है वो हो रहा है। ट्रेन में जैसे ये जो है, ट्रेन में इस तरह का र नीचे लगाया जाता है, ये र इधर लगाया जा रहा है, ये र ऊपर लगाया जा रहा है, ये भी नीचे लगाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह से जो है चार तरह से र का प्रयोग जो है होता है।
तो वो भी भ्रम की स्थिति है। भोलानाथ तिवारी ने कहा, या हमारे जो भाषाविद हैं उन्होंने कहा कि र का एक ही प्रयोग स्वीकार कर लेना चाहिए। 4 तरह का र का प्रयोग जो है हम करते हैं तो वो भ्रम की स्थिति है, इसलिए र का प्रयोग जो है एक तरह से ही कर लेना चाहिए। जैसे गर्म, गर्म को गर्म ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे ना लिखकर उसको ऐसे लिखा जाए, गरम, गरम ऐसे लिखा जाए। ठीक है, जहां हलंत करना है हलंत करना है, जहां नहीं करना है नहीं करना है। ट्रेन, ट्रेन को ट रे न, ट्रेन इस तरह से लिखा जाए, ट्रेन को। ठीक है, उसी तरह से प्रेम को प रे म, प्रेम इस तरह से लिखा जाए, प्रेम को। ठीक है, कर्म, कर्म को क र म पूरा इस तरह से लिखा जाए, तब हम ये जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति ना रहे। तो ये जो अलग अलग मैंने आपको बताया, जो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का होना बहुत आवश्यक है। जब तक एक चिन्ह नहीं होगा तब तक जो है हम उसको वैज्ञानिक लिपि नहीं मान सकते। तो ये सुधार की आवश्यकता है। 4 प्रकार के र जो है वो 4 तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ये जो एक ध्वनि के लिए 2-2 चिन्ह जो है इनको भी अलग अलग कर देना चाहिए, और जिनका प्रयोग जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि ट्रेन को ट्रेन ऐसे लिखना है, प्रेम को प्रेम ऐसा लिखना चाहिए, कर्म को कर्म और गरम गरम को इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये भोलानाथ तिवारी ने सुझाव जो है ये दिए हैं। तो पहली जो इसके सुधार की गुंजाइश है, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। नंबर 2 की बात करें तो लेखन में लिपि चिन्हों की क्रमहीनता है। लिपि चिन्हों की क्रमहीनता लिखने में, जब हम लिखते हैं, बोलने में तो ठीक बोल देते हैं, तो लेखन में क्रमहीनता, एक क्रम से हम लिपि चिन्हों को नहीं लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम वैज्ञानिक लिपि उसी को मानते हैं, उसी जिस क्रम में जिस लिपि का उच्चारण हो उसी क्रम में उसको लिखा जाए। अब आप देखते हैं उ उ री जो हमारे स्वर हैं, उनकी उ और री जो है वो वर्णों के, उनकी मात्राएं वर्णों के नीचे लगती। उ जो है वर्णों के नीचे लगता है, उ भी। री की मात्रा जो है वो भी वर्ण के नीचे लगती है। अब अगर वर्ण के नीचे लग रही है तो वर्ण के नीचे ही लगनी चाहिए, एक क्रमहीनता नहीं टूटनी चाहिए। परंतु ए ऐ ओ की मात्रा जो है वर्ण के ऊपर लगती है, ए ऐ ओ की मात्रा जो है वो वर्ण के ऊपर लगाई जाती है, ये भी क्रमहीनता है। ई की मात्रा में तो बहुत ज्यादा भ्रम है। ई की मात्रा जो लगती है, कभी ई की मात्रा जो है वो एक ध्वनि के आगे लगती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, की जो है पहले एक ध्वनि के की, क को पहले हम उच्चारण करें की, और ई को बाद में कर रहे हैं, परंतु एक ध्वनि से पहले लगा दिया, जबकि उच्चारण उसको दूसरी, उसके बाद क के बाद उच्चारण हो रहा है, परंतु के की मात्रा जो है हमने उससे पहले ही लगा दी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो प्रिय, प्रिय में 2 ध्वनियों के बाद लग रही है। प्रिय जो है र और प के बाद उच्चारण हो रहा है प्रिय में। प्रिय में यहां लिखता हूं मैं, प्रिय, प्रिय र और प के पहले मात्रा इसकी लग रही है, परंतु उच्चारण जो है इसका 2 मात्राओं के बाद में हो रहा है। उसके बाद चंद्रिका, चंद्रिका में च है, न है, द है, र है, 3 ध्वनियों के बाद लग रही है। तो ई की मात्रा में भी बहुत ज्यादा भ्रम जो है यहां पर देखा जा रहा है। तो ये भ्रम की स्थिति जो है, जो अगर वैज्ञानिक लिपि है तो वैज्ञानिक लिपि में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो क्रमहीनता है, देवनागरी लिपि में लिपि चिन्हों की क्रमहीनता है, क्योंकि वैज्ञानिक लिपि वही होगी जिस क्रम में वो पढ़ी जाती है उसी क्रम में वो लिखी जाए। तो क्रम तो कुछ और है, ठीक है, क्रमहीनता नहीं होनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया आपको, उ की मात्रा जो नीचे लगती है, ए ऐ ओ की मात्रा ऊपर लगती है, और ई की मात्रा भी अलग अलग तरह से, कभी 1 वर्ण के आगे लगती है, कभी 2 वर्ण के आगे लगती है, कभी चंद्रिका का उदाहरण दिया 3 वर्ण के जो है आगे लगाई जाती है। ये क्रमहीनता नहीं होनी चाहिए। जब तक इनका सुधार नहीं होता है देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि की श्रेणी में रखने से संकोच कर सकते हैं। अगला है विशेषता अनुस्वार को ऊपर लगाना। अनुस्वार जो है वो
जिस वर्ण के बाद जो है वो पढ़ा जाएगा तो उस वर्ण के ऊपर लगा देते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार जो होता है ना, जो बिंदु जिसको हम कहते हैं, अनुस्वार जिस वर्ण के बाद उच्चारित किया जाता है उसके बाद लगाना जाना चाहिए। ठीक है ना, जिसके बाद उच्चारण किया जाएगा उसके बाद लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, उसी के ऊपर अंकित कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे अंक, अंक, टंकन, अंक की बात करें, अंक, अंक है, टंकन है, टंकन है, ट के ऊपर लग रहा है तो टंकन। जबकि कहां होना चाहिए इनका उच्चारण जो है, अंक में अ के बाद इसका उच्चारण हो रहा है तो अ के बाद लगना चाहिए। टंग, ट के बाद जो अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है तो ट के बाद लगना चाहिए, परंतु ये जिस वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं उसके बाद इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये भी अनुस्वार को ऊपर लगाने की जो बात है ये भी हजम नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिक लिपि वही होती है कि जैसे उच्चारण किया जाता है वैसे ही उसको लिखा भी जाए। तो उच्चारण जो है पहले बाद में किया जाता है और लिखा पहले जाता है। ठीक है ना, टंकण में ट के बाद अंग आना चाहिए, ट के बाद जो है अनुस्वार आना चाहिए, परंतु वो ट के ऊपर ही उसको लगा देते हैं। ये भी अवैज्ञानिक सिद्ध करती है देवनागरी लिपि में। ये भी सुधार की गुंजाइश इसमें भी बहुत सारी रह जाती है। अगला है विशेषता इसकी, लिपि चिन्हों में भ्रामकता है। लिपि चिन्हों में भ्रामकता देवनागरी लिपि में देखी जाती है। जैसे ख जो है, ख को हम कई बार रब पढ़ देते हैं, ख। ठीक है ना, ख है क्योंकि ख जो है जब तक मिला नहीं, यहां पर लिखा नहीं जा रहा है, ख जो है जब इसको मिलाया नहीं जाए, मैं आपको बताता हूं, जब तक ख इस तरह से है ख तो इसको रब पढ़ा जा सकता है, रब जो है वो पढ़ा जा सकता है। उस तरह से पखाना, पखाना जो है जरा सी हमारी भूल हुई कि पखाना का परवाना बन जाएगा, पखाना का परवाना बन, जरा सी भूल इसमें अगर हो जाती है तो पखाना का जो है वो परवाना बन सकता है। तो इसमें भी सुधार की गुंजाइश जो है, देवनागरी लिपि में सुधार की गुंजाइश इसमें है, क्योंकि भ्रामकता है लिपि चिन्हों में। शिरोरेखा जब हम लगाते हैं, शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा में जरा सी भी अगर गलती हो जाएगी तो भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। उसी तरह से घ और ध, घ और ध में भी, भ और म में भी, घ और ध में ध इस तरह से लिखा जाता है और घ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जरा सी भी असावधानी हो जाए, ये शिरोरेखा जरा से आगे चले जाए तो घ का ध बन जाएगा, ध का घ बन जाएगा। उसी तरह से म और भ में भी, म और भ में भी जरा सी भ में रेखा, शिरोरेखा जो है आगे लग जाएगी तो हमारा जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए देवनागरी लिपि में जो है वो भ्रामकता है, इस भ्रामकता को दूर करने के प्रयास जो है वो करने चाहिए। उसी तरह से दो ध्वनि चिन्हों के मिश्रित रूप में अस्पष्टता है। दो ध्वनि चिन्ह के जो मिश्रित रूप हैं उनमें भी अस्पष्टता देखने को मिलती है। जैसे श्र, क्ष, त्र। ठीक है ना, श्र है, श्र, क्ष, त्र, इनमें भी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि श्र को जो है ऐसे श र ऐसे लिख देना चाहिए। ठीक है, और जो क्ष है उसको इस तरह से लिख दें, क आधा क और क्ष, और जो आपका त्र है उसको त और र इस तरह से लिख देना चाहिए। तो ये भ्रामकता की स्थिति जो है इसमें ना बने। भ्रामकता जो आपका ये श्र, क्ष और त्र है तो श्र को श र लिख देना चाहिए, क्ष को आधा क और श लिखना चाहिए, और त्र को त और आधा त और र लिख देना चाहिए, ताकि देवनागरी लिपि में भ्रामकता जो है वो ना बने। तो ये भी सुधार करने की इसमें भी गुंजाइश है। अगला है विदेशी भाषाओं की कतिपय ध्वनियों की कमी। अब विदेशी भाषाओं का प्रयोग जो है हमें करना पड़ता है, उसमें से विदेशी भाषाओं में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं कि उसमें हमें कमी है ध्वनियों की। जैसे एफ और जेड है, एफ और जेड जो है वो ध्वनियां हैं, इसमें हिंदी में या देवनागरी लिपि में इसके समतुल्य ध्वनियां हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए
ये लिखना, ये ध्वनियां लिखना बहुत कठिन है, कठिन काम है। इसलिए इन्होंने माना कि जो वर्णों के नीचे नुक्ता या बिंदु लगाकर इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। जैसे क के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं, क, ख, ग, फ, ज, इस तरह से इनके जो नुक्ता या बिंदु लगाकर जो विदेशी ध्वनियां हैं, विदेशी ध्वनियों की जो कमी हमारे पास खलती है, जैसे एफ और जेड की ध्वनियां जो है फ और ज जो है, इनकी जब कमी खलती है तो हमें जो है इनके जो वर्ण हैं, वर्ण के नीचे जो नुक्ते जो है वो लगा देने चाहिए। नुक्ता अर्थात बिंदु जो है वो बिंदु लगा देना चाहिए ताकि इनकी कमी जो है वो पूरी की जा सके। तो देवनागरी लिपि में सुधार की गुंजाइश है। इन सुधार को हम करेंगे तो पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि जो है हमारी बन जाएगी, क्योंकि एक ध्वनि के लिए एक तरह का लिपि चिन्ह उसमें होना चाहिए। लेखन के में लिपि चिन्हों की क्रमहीनता नहीं होनी चाहिए, अनुस्वार को ऊपर लगाना चाहिए, लिपि चिन्हों की भ्रामकता जो है वो दूर हो जानी चाहिए। दो ध्वनि चिन्हों के मिश्रित रूप में जो अस्पष्टता है उसको ठीक कर देना चाहिए, और विदेशी ध्वनियों की जो कमियां हैं उसको अगर हम ठीक कर देंगे तो हमारी देवनागरी लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि जो है वो कहलाएगी। और इसमें सुधार के उपाय हुए और बहुत से सुझावों को मान लिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अण और झ के जो दो रूप हमारे सामने हैं उनको पूरी तरह से आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। फिर उसके बाद जो आपके अनुस्वार को ऊपर लगाने वाली बात है, इनको अभी हमें सुधार करने की आवश्यकता है, सुधार किया जा सकता है। और जो त्र, श्र और क्ष है उनके लिए भी जो है वो आजकल प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको मानक रूप जो है वो दे दिया गया है। तो ये थे देवनागरी लिपि में सुधार के जो गुंजाइश है, देवनागरी लिपि के में सुधार के, देवनागरी में उपाय, सुधार के उपाय और देवनागरी लिपि का मानकीकरण रोक। तो इस प्रश्न को भी आपने पूरी तरह से याद कर लेना है। धन्यवाद।